तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी का आप चार्ट देख पा रहे हैं, क्या बेहतरीन चार्ट है और इसी के साथ ये अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस और इसके लेवल्स की चर्चा वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, कंपनी का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 2232 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने 7% से भी ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 33,317 करोड़ का है। स्टॉक पी 17 का है जो कि काफी वैल्यूएबल है। ROC 12.9%, ROE 15.6% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 583 का लो था और 2271 का इसने हाई लगाया है। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो मोतीलाल ओसवाल जो है वो 1987 में फाउंड की गई थी एज ए वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म और कंपनी का जो नेटवर्क है वो 550 सिटीज से भी ज्यादा में फैला हुआ है, जिसमें से 2500 प्लस बिजनेस लोकेशंस हैं और बिजनेस पार्टनर्स की अगर बात करें तो लगभग 16 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं इसके। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है और आप देख पा रहे हैं 2018 वाला जो लेवल था उसको अभी इसने ब्रेकआउट करने के बाद अच्छी से रिटेस्टिंग करने के बाद ऊपर जाना शुरू किया है। तो इसमें काफी अच्छा टारगेट भी देखने को मिलेगा। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है वो गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स देते हुए चली आ रही है और पिछले 10 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 18.5% की रेट से ग्रो कर रहा है। कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ इसमें खास देखने को है नहीं। दोस्तों अगर हम लोग इस स्टॉक के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें आपका एंजल वन हुआ, ICICI सिक्योरिटीज, नुवामा वेल्थ, IIFL सिक्योरिटीज, मोनार्क नेटवर्थ, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी और भी बेहतरीन एक से बढ़कर एक सिक्योरिटीज कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। अगर हम मोतीलाल ओसवाल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 948 करोड़ था, दिसंबर 2021 में 1025 करोड़, दिसंबर 2022 में 1076 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1784 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 337 करोड़ का प्रॉफिट था इसमें दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 240 करोड़, दिसंबर 2022 में 227 करोड़ और दिसंबर 2023 में 661 करोड़। अपकमिंग रिजल्ट 26 अप्रैल 2024 को आने वाला है तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपको एक रैली दिख सकती है। इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 471 करोड़ था, मार्च 2015 में 772 करोड़, मार्च 2018 में 2751 करोड़, मार्च 2021 में 3626 करोड़ और करंट में बात करें तो 5958 करोड़ का इसमें सेल्स ग्रोथ है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 145 करोड़, 2018 में 632 करोड़, 2021 में 1265 करोड़ और करंट में बात करें तो 1886 करोड़ का इसमें बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट में लगातार धीरे धीरे ही सही एक अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। इसके अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 35% की रेट से रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 25% की रेट से, पिछले 3 सालों में 56% रेट की और पिछले 1 साल ने तो बम्पर 272% का रिटर्न दिया है। तो यानी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया होता है इस कंपनी में तो आपने भी इसमें बम्पर पैसा छापा होता। इसके बोरोइंग्स की बात करें 2014 तक तो इस कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं था, 2015 में इसने 795 करोड़ का उधार लिया, 2018 तक 5323 करोड़ हो गया, 2021 तक 5693 करोड़, करंट में बात करें सितंबर 2023 तक तो 12000 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स भी है। टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां पर मार्च 2012 में 1545 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 2945 करोड़, मार्च 2018 में 10411 करोड़, मार्च 2021 में 14000 करोड़, वहीं पर सितंबर 2023 में 29,184 करोड़ का एसेट है, लेकिन इसके मुकाबले में 12,000 करोड़ का लोन भी है जो कि एक रेड सिग्नल है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि ये शेयर आपके पास है या नहीं। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2021 में जहां 70.61% पर थी वो मार्च 2024 तक 69.16% ही रह गई, यानी कि प्रमोटर्स ने यहां से अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी। FIIs की बात करें तो 9.79% से 6.73% हो गए, FIIs ने भी माल कम किया। DIIs की बात करें तो 3.27% से 6.94% हुआ, यानी कि DIIs ने इसमें माल बढ़ाया और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 16.33% से 17.16% होगा, यानी कि पब्लिक ने भी अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बढ़ाई है। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी की मोतीलाल ओसवाल की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो डेप्रिसिएशन इफेक्ट में ऐसा कोई खास दिक्कत है नहीं। ROE भी पिछले 10 सालों में ठीक ही रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन में देखें तो पिछले 3 सालों में इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं। यहाँ पर एक दिक्कत महसूस हुई है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो यहाँ भी कोई अच्छा नहीं किया। लायबिलिटीज की बात करें तो हाँ, कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत लायबिलिटीज भी है जो कि एक रिस्की हो सकता है। वर्किंग कैपिटल तो इसका ठीक है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक है, लेकिन जो डेप्ट है सबसे बड़ा रेड सिग्नल तो ये डेप्ट ही है। ये डेप्ट
कंपनी को लेकर डूब सकता है और इसकी जो लायबिलिटीज है ये दोनों ही चीजें खतरनाक है। बाकी रेवेन्यू ठीक है, शेयर प्राइस ठीक है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में कोई भी पोजीशन कम नहीं किया है। दोस्तों अगर हम मोतीलाल ओसवाल के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 1.66% का मार्केट शेयर है इसके पास। इक्विटी AUM में 0.12% का हाउसिंग लोन में है, 0.95% का म्यूचुअल फंड में है एंड 2.20% नंबर ऑफ अकाउंट्स ब्रोकिंग मार्केट शेयर में है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में AMC में 59.9%, वेल्थ 24.3% एंड PE यानी कि प्राइवेट इक्विटी 15.7%। सेगमेंट वाइज बात करें ब्रोकिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज 54.8%, फंड बेस्ड एक्टिविटीज 22%, होम फाइनेंस 7.8% एंड एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी 15%। इसके अगर हम लोन का ब्रेकअप करते हैं हाउसिंग फाइनेंस का तो न्यू परचेज 32%, सेल्फ कंस्ट्रक्शन 24%, रीसेल 13%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस 13%, लैब 8% एंड 5% अदर्स। लोकेशन वाइज बात करें तो 100% बिजनेस इसका इंडिया से ही होता है। अगर इसके वर्टिकल की बात करें ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो F&O 53% यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, कैश 36%, करेंसी 6% एंड कमोडिटी 5%। कस्टमर सेगमेंट की बात करें 30 साल से ज्यादा इसके 49% कस्टमर्स हैं, 30 साल से 45 साल वाले 35%, 45 से 60 साल वाले 12% एंड 60 साल एंड एबव 2%। कस्टमर सेगमेंट अगर होम फाइनेंस में बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो 50% है एंड 50% सैलरीड वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो इसका जो फ्रेंचाइज मॉडल है वहां से 45.8% का रेवेन्यू आता है। दोस्तों अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका जो फंड बेस्ड है वहां से 46.8% का प्रॉफिट आता है, कैपिटल मार्केट 33.2%, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट 12%, हाउसिंग फाइनेंस 5.7% एंड 1.5% अदर्स। बाकी दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं, आप इसका चार्ट देखेंगे। इसमें जो इस यहाँ का लेवल था, इस लेवल का जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से इसने एक प्राइस सेक्शन बनाया और वहां से अब ये फिर से ऊपर की ओर निकल चुका है। तो दोस्तों वैसे तो यहाँ पर कोई क्लियर एंट्री नहीं है, लेकिन इसका जो चार्ट देखकर लग रहा है कि जितना ये नीचे की साइड था उतना ही ऊपर जाता है, तो इसमें कम से कम 2600 के आसपास का लेवल एक बार देखने को मिल सकता है। तो अगर आप वहां तक के लिए चाहें तो एक ट्रेड ले सकते हैं कुछ महीनों के लिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तो उसको भी आप खुद ही मैनेज करिए। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो वो आपका खुद का डिसीजन होगा, तो सोच समझ के करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।